नवनिर्माण त्रिलोचन। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि के अनुसार तुमने मुझे विश्वास और प्रोत्साहन दिया है, तुमने जो मुझे असीम आकाश दिया है, मैं इसे इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मेरे पैर भूमि से जुड़े रहे, अर्थात मुझे सदैव अपनी मर्यादा का ध्यान रहे। देखिए, कवि कहते हैं तुमने मुझे वो विश्वास दिया। तुमने का अर्थ कोई स्त्री हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई इंस्पिरेशन हो सकता है, भगवान हो सकता है। कवि कहते हैं तुमने जो विश्वास मुझे दिया है ना, और जो प्रोत्साहन दिया, एनकरेजमेंट दिया है, उसको मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। तुमने जो मुझे असीम आकाश दिया है, उसे मैं इस तरह संभाल कर अपने पास रखूंगा कि मेरे पैर भूमि से जुड़े रहे। कवि कहते हैं कि जो तुमने मुझे भरोसा दिया, जो तुमने मुझे आगे बढ़ने का एनकरेजमेंट दिया है, उसको मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा, और मैं इस तरह से बिहेव करूंगा, इस तरह से पेश आऊंगा कि मैं सफलता की ऊंचाइयों तक तो जाऊं, लेकिन मेरे पैर जमीन से जुड़े रहे, डाउन टू अर्थ रहूं। साथ ही साथ मुझे सदैव अपनी मर्यादा का ध्यान रहे। क्या है ना, सफलता आदमी को बदल देती है। जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो उसको लगता है कि वही सब है, आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूं, तो उसमें वो अपनी रूट्स भूल जाता है, अपनी जड़ें भूल जाता है, फिर वो हवा में उड़ने लगता है। और ये कब हो सकता है? जब तुम सफल हो, जब तुम जवान होने लगो, तुम्हारा शरीर सुंदर होने लगे, तुम्हारा शरीर मजबूत और ताकतवर होने लगे, जब तुम्हारे पास पावर आता है, पैसा आता है, सुंदरता आती है, तब तुम अपने आप को भूल जाते हो जो तुम हो। तुम एक अलग इमेज में जीते हो। सोशल मीडिया पे जितने लोग हैं वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, एक काल्पनिक दुनिया में, वो रियलिटी में नहीं। गौर करो, तुम कब खुश होते हो? जब तुम्हारे पोस्ट डाले जाते हैं और तुम उसको लाइक्स और व्यूज ज्यादा आते हुए देखते हो, जब तुमको ज्यादा लोग कमेंट करते हैं, जब ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो अचानक तुमको लगता है अरे यार हिट है। तुम दूसरों की नजर से अपने आप को देखते हो, दूसरों के दृष्टिकोण से। जब तुम दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में पड़ते हो तो एक ना एक समय ऐसा आता है जब तुम डिप्रेस होना शुरू हो जाओगे, कहीं ना कहीं हालात आएंगे। तो कवि कहते नहीं, मेरे पैर जमीन से जुड़े रहे, भूमि से जुड़े रहे, मैं सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचूं, लेकिन अपनी मर्यादा ना भूलूं, मैं अपनी लिमिटेशंस ना भूलूं, मैं क्या हूं, रियलिटी में मैं क्या हूं ये ना भूलूं। आप रियलिटी में वो है जो सोशल मीडिया पे नहीं है, सोशल मीडिया पे आप वो है जो रियलिटी में आप नहीं है। गौर करो, जैसा ट्रेंड शुरू होता है तुम वैसे कपड़े पहनना, वैसे डांस करना, वैसे वीडियोस बनाना और पोस्ट करना शुरू कर देते हो। अचानक तुमको ये ख्याल आता है कि यार मेरे अंदर कुछ कमी है, फिल्टर यूज करना पड़ेगा। फिल्टर नहीं ना, मतलब फिल्टर यूज क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को कम महसूस करते हैं, कम मानते हैं, तो हम अपने आप को ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सुंदर दिखूं। हम अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर लेते हैं, हम ऐसे कपड़े पहन के नाचने लगते, गाने लगते, वीडियोस बनाते हैं जो हम लोगों को कभी सूट ना करता हो। गौर करिए, और आज की सारी जनरेशन यही कर रही है। सोशल मीडिया पे आदमी सबसे ज्यादा फेक है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया ही वैसी है। तुमको लगता है जितने ज्यादा लोग मेरा प्रोफाइल में आएंगे, जितने ज्यादा फॉलोवर्स मेरे हो जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं स्टार हो जाऊंगा। ये रियल नहीं है, ये असली नहीं है, इसको याद रखना। और जो इस चक्र में फंसा ना, वो बुरी तरह से हारता है। गौर करो, जिन लोगों ने टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स बनाए थे, जिस दिन टिकटॉक बंद हुआ था कई लोगों ने सुसाइड किया था, क्योंकि उनको लगता था यही लाइफ है। कल को इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, क्या करोगे? खत्म, तुम्हारी इतनी मेहनत समाप्त हो जाएगी। हजारों लोग फॉलो अगर करते हैं आपको, तो आप रहे किधर, बचे किधर, खत्म हो गए। तो क्या तुम सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए जन्मे हो? सोच के देखें, क्या तुम सिर्फ इसीलिए हो कि लोग तुमको देखें, लोगों के नजरों से अपने आप को जज करने के लिए तुम पैदा हुए हो? नहीं। यहां कवि यही कह रहे हैं कि तुमने जो मुझे भरोसा दिया है, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट दिया है, उसको मैं जीवन भर संभालूंगा, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, मैं आसमान की बुलंदी को छू लूंगा, लेकिन मेरे पैर जमीन पर टिके रहेंगे, और मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलूंगा। क्लियर? सूत्र ये तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य कितना ही बड़ा हो जाए, आकाश में उड़ाने भरने लगे, पर इस सच्चाई को कोई नियम झुटला नहीं सकता कि अंत में उसे धरती पर लौटकर आना पड़ता है। जो पैदा होता है वो मरता है, जो जन्मेगा उसकी मृत्यु है, जो मिलेगा वो बिछड़ेगा। जीवन का नियम है, इसको सर्कल ऑफ लाइफ कहते हैं, चक्र है जीवन का। कवि कहते हैं कि मनुष्य कितना ही बड़ा हो जाए, आकाश में उड़ाने भरने लगे, सफलताओं की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन सच्चाई और इस नियम को कोई ठुकरा नहीं सकता, झुटला नहीं सकता है कि अंत में उसको धरती पर लौटकर आना पड़ेगा।
तुम कितने भी ऊंची उड़ाने भरो। कभी गौर किया है, जब तुमको नया नया प्रेम होने लगे, पर्सनल है बताना नहीं, अगर हो भी नहीं, मैं पर्सनल बातों में घुसता नहीं जब तक कोई सामने वाला इनवाइट नहीं करता है। कल रात को मैं 12 बजे तक किसी के साथ वीडियो कॉल पे था और वो मुझे अपने पति की बुराइयां कर रही थी पुरानी पहचान की है, तो बोलती आपसे बात करनी है, मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। मैंने कहा भाई मैं थक के आया ना, आप आओ, मेरे को कुछ बातें करनी है। मतलब बोल भाई क्या हुआ, तो ऑनलाइन आ गया मैं, मतलब लाइव आ गया उससे बात करने के लिए वीडियो चैट पे। तो बोलती है कि मेरा पति मेरे को परेशान कर रहा है। मतलब ये बोलने के लिए मेरे को क्यों मैसेज कर रही है, क्या कुछ बात करनी है ना ये। तो फिर वो पति, सास, बच्चे, इसकी उसकी बुराइयां करती रहा, मैं नींद में भरा हुआ, हाँ ठीक है ओके, ऐसा सुनना पड़ता है ना। लोगों के मन में भरा हुआ है, उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सुनना शुरू करे। आपको पता है लोग किसको पसंद करते हैं? आपको मालूम है लोग किसको पसंद करते हैं? जो उसकी बात सुनता है। काउंसलर क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं। आप जाइए साइकेट्रिस्ट के पास, वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ बैठा रहेगा पेन पेपर पकड़ के, जी बोलिए क्या समस्या है, और आप आधे 1 घंटे तक बोलते रहते हैं। वो सिर्फ सुनता है, पेशेंटली सुनता है, उसका काम ही वो है सुनने का। फिर बोलेगा कोई बात नहीं, मैं कुछ दवा आपको लिख देता हूँ, उसको देखते हैं, अगली सीटिंग में आइए, 5,000 रुपये जमा कर दो। सुनने का पैसा लेता है। हाँ, स्ट्रेस को दूर करने के लिए अलग अलग वो संसाधन बताते, चीजें बताते। सुनना शुरू करिए। मुग्धा ने कहा था, एक लड़की थी, एक फंक्शन हुआ था नालासोपारा में, मैं तो उसको जानता भी नहीं, एक बार खाली उसका नाम सुना था, लेकिन वो वाक्य मेरे दिमाग में बैठ गया था। मुग्धा नाम की लड़की थी, एक भजन संध्या कुछ चल रहा था, एक सिंगर गा रही थी और लोग बातें कर रहे थे उसमें, उस सोसाइटी में। तो वो मुग्धा नाम की लड़की बोली थी, अच्छा लिसनर बनने से पहले अच्छा स्पीकर बनने से पहले अच्छा लिसनर बनिए, अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनिए। कितनी बड़ी बात है। बोलना चाहते हो ना, सुनना शुरू करो। ग्रुप में खड़े कभी बात किया, डिस्कशन किया, सब बोल रहे होते, सुनता कोई नहीं। एक पिक्चर जाने का है, कहीं खाना खाने का है, कोई पार्टी होने वाली है, सब बोल रहे होते, सुनने की किसी को जरूरत नहीं। पहले सुनना शुरू करिए, बहुत जरूरी। आपको ना लास्ट में मैंने ऑडियो क्लिप बजाया था फंक्शन में, मालूम है? उससे पहले मैंने सबको शांत किया था, वो पीछे सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, खड़े थे, टाइम पास कर रहे थे। मतलब सुनो इसको, क्योंकि वो जिस समय सुनते हो ना, वो आपके मन की गहराइयों तक शब्द उतरते हैं। हमको बोलने की जल्दी। कभी देखो ना, कोई दोस्त आएगा, बोलेगा यार मैं तेरे को एक बात बता, यार मेरी गर्लफ्रेंड है ना, देख मैं तेरे को पहले बोला था ये फालतू है यार, तेरा रिश्ता ना बेकार है, तू गलत लड़की कैसी। अरे बोल, सुनना भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड है ना, उसके साथ मेरी सगाई करने वाला हूँ, मम्मी लोग से बात हो गई है। अच्छा ऐसा है क्या? सुना नहीं तो मामला पलट गया। अबे सुन तो ले। तुम पंडित तो होने, ओम नमो भगवान विष्णु मंगलम करो, कन्या को बोला ये पंडित जी का मुहूर्त निकला जा रहा। अरे सुनो तो सही, कन्या किधर है? कन्या भाग गई, शादी कैंसिल। सुनते नहीं है ना लोग, प्रॉब्लम ये। यहाँ कवि क्या कह रहे कि मनुष्य कितना ही बड़ा हो जाए, आकाश में उड़ाने भरने लगे, पर इस सच्चाई को, इस नियम को कोई झुटला नहीं सकता कि अंत में उसे धरती पर ही लौट कर आना होगा। तुम कितने भी महान बन जाओ, तुमको धरती पर लौटना पड़ेगा। तुम अपने स्वभाव से दूर नहीं हो सकते। जो सच में तुम हो, किसी से प्रेम कर लेते हो ना, अचानक हवाओं में हो, तो दुनियादारी की तुमको चिंता नहीं, दुनियादारी की तुमको फिक्र नहीं, लोगों की तुमको पड़ी नहीं। तो क्या होता मालूम है? सहेलियों से दूर हो जाते हो, दोस्तों से दूर हो जाते हो, लोगों से दूर हो जाते हो, फिर वही लड़का है या फिर वही लड़की है। और जब फिर रिश्ता टूटता है, खटास आती है, दुखी होते हो, तो वही दोस्त, वही सहेलियां दिमाग में आते हैं, ध्यान में आते, विचारों में आते, फिर उन्हीं के पास चले जाते। जितने आप सफलता की ऊंचाइयों तक जाओ, एक ना एक दिन नीचे आना पड़ेगा। कवि यही कहना चाहते हैं, ये जीवन का नियम है, ये जिंदगी का नियम है, लाइफ ऑफ, सर्कल ऑफ लाइफ, ये चक्र की लाइफ है, लाइफ ऑफ चक्रास कहते हैं। चक्र का जीवन है ये। ऊपर होना तो एक दिन नीचे आना पड़ेगा, और जो नीचे है ना उसको घूम के ऊपर जाना पड़ेगा। ये जीवन चक्र चलता रहता है, और ये नियम है जिसे हम झुटला नहीं सकते, हम अनदेखा नहीं कर सकते। क्लियर? सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बड़े चलो सामने अंधेरा है। कवि के अनुसार मनुष्य के मार्ग में कठिनाइयों का अंधेरा व्याप्त है। उसके जीवन को किसी बाढ़ की तरह कई कठिनाइयों ने भले ही घेर रखा हो, तो भी उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता जाए। जिंदगी एक वैलीज को क्रॉस करने की तरह, वैली समझते हो? दो पहाड़ियों के बीच का हिस्सा, दो पहाड़ियों के बीच का हिस्सा, वैलीज को क्रॉस करने जैसी जिंदगी है। एक पहाड़ क्रॉस करते हो, सामने दूसरा है। ये सोचकर तुम मूर्ख मत बनना कि यार मेरी लाइफ से सब टेंशन दूर हो गया ना,
अब जिंदगी सेटल्ड जी नहीं, तुम गलत हो। गेम खेला है कभी? वीडियो गेम? वीडियो गेम जब भी खेलते हो आप, वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल हमेशा इजी होता है, फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं ना उतना डिफिकल्ट होने लगता है। जीवन ऐसा ही, एक लेवल क्रॉस किया ना, सामने वाला डिफिकल्ट लेवल दूसरा होगा, फिर उससे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल तीसरा होगा, ये लेवल बढ़ते जाएंगे। कवि कहते हैं, कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयों के अंधेरे आएंगे, समस्याओं की स्याही फैलेगी, डिफिकल्टीज का अंधकार चारों दिशाओं को घेरेगा, तुम आगे बढ़ते रहो, तुम इस बारों को पार करो, तुम इस अंधेरे को क्रॉस करो। तुम जितना आगे बढ़ते रहोगे वो अंधेरा पीछे चला जाएगा। जिस तरह हम टनल में, हमारी ट्रेन जब एंटर होती है या कार, तो देखा आपने अंधकार होता है सुरंग में, है ना, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो ना, सामने वो एक पिन पॉइंट दिखाई देता है लाइट का, और जब तुम आगे बढ़ जाते हो अंधेरा पीछे छूटता है, और जैसे तुम टनल के बाहर निकलते हो तो तुम उजाले में। तो कवि कहते हैं आगे बढ़ते रहो, ये अंधकार समाप्त हो जाएगा, लेकिन संघर्ष करना भूलना मत, स्ट्रगल करना भूलना मत। जब भी तूफान आता है ना, लोग आगे की तरफ भागते हैं, और तूफान उसके पीछे, वो समंदर का तूफान जो है ना, सुनामी जो है उसके पीछे। आपको पता है रियलिटी में क्या करना चाहिए? जिस तरफ से ऊंची वेव आ रही है ना, अपना शिप उस तरफ से लेकर जाओ। जैसे तुम उस वेव को पार करते हो, तुम तूफान के बाहर हो। कभी गौर किया तुमने? जब बड़ी लहर आती है, कभी गौर करो, जब बड़ी लहर आती है, तुम ऐसा सीना तान के खड़े हो ना, वो लहर तुमको पीछे धकेल देगी। वेव पूल में कभी किया ऐसा? गौर करो। और जैसे तुम वेव आई, तुम पीठ करके खड़े रहे, अपने पैर टिका दिए, तो वो वेव तुम्हारी पीठ से टकरा के आगे निकल जाती है, और तुमने अपने पैर थामे रहे ना, तो तुम हिलते जरूर हो लेकिन बहते नहीं। गौर करो, जितना तुम तूफानों में फंसोगे, उसको पार करने की आवश्यकता है, आपको निकलना पड़ेगा उसमें से, तब जाके जीवन सफल होगा। संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में आता है। क्लियर है? बल नहीं होता सताने के लिए, वो है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि के अनुसार मनुष्य की शक्ति किसी असहाय को सताने के लिए नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत बनकर उसकी रक्षा करने के लिए होती है। यदि मनुष्य शक्तिशाली हो तो उसका कर्तव्य कमजोर लोगों का बल बनकर उन्हें न्याय दिलाना होना चाहिए। देखो, कवि के अनुसार मनुष्य की शक्ति किसी को सताने के लिए नहीं है। जब ब्रूस ली से एक बार पूछा गया प्रश्न कि आप इतने शक्तिशाली है, इतने फास्ट है, इतनी कलाकारी है आप में, आप तो किसी को भी धराशायी कर सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं, फिर भी आप इतने शांत क्यों हुए? तो ब्रूस ली ने कहा था, मेरी शक्ति है ना, वो सेल्फ कंट्रोल के लिए, अटैक करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। जब तुमको मालूम है कि तुम सामने वाले को उठा के पटक सकते हो, लेकिन फिर भी तुम शांत हो, तो ये एक शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। जब तुमको मालूम है कि तुम पैसे में बहुत बड़े हो, लेकिन फिर भी तुम्हें गरीब को भी उसके गरीब होने का एहसास ना करो, तो तुम पावरफुल हो। प्रॉब्लम यह है, हमारे पास थोड़ी पावर आता है ना, थोड़ा शक्ति आती है ना, तो हम भटक जाते हैं, हम दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, और वो गलत है। कवि कहते हैं ताकत है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। तो अगर तुमको ताकत मिली है तो लोगों की ताकत बनो, लोगों की सहायता करो। तुमको जो शक्ति मिली है उसका गलत उपयोग ना करके, जो बल मिला है तुमको, तो दूसरों के बल बनो ना। जो तुमको ताकत मिली है वो दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए उस ताकत का इस्तेमाल करो। उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, और दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ो। अगर तुम्हारे पास पावर है तो ये मत करो कि तुम दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हो, कि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो मैं अपने इस देश को अपने बाप का राज समझू। नहीं, अगर मेरे पास पावर आया तो मैं उस पावर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूं, उनको यूज करने के लिए नहीं, उनके साथ अन्याय करने के लिए नहीं। क्लियर? जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्ध के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि के अनुसार जिसे अपने जीवन के लक्ष्य का पता रहता है, वो मनुष्य रास्तों में आने वाले संकटों को भी झेल जाता है और एक दिन सफलता प्राप्त कर संसार में इतिहास बनाता है। लोग ऐसे ही मनुष्यों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति को अपनी मंजिल का पता है, लक्ष्य का, कि उसको कहां तक जाना है, तो वो भटकेगा नहीं। अगर तुम लोग घर से निकले हो, कहां जाना है भाई? हम लोग पिकनिक के लिए गोवा जा रहे हैं। चलो फाइन, तुमको मालूम है तुमको गोवा जाना है, वो तुम्हारा डेस्टिनेशन है, वो तुम्हारा लक्ष्य है ना, तो तुम इधर उधर नहीं भटकोगे। लेकिन तुम कार में बैठे, घर से निकले दोस्तों के साथ, कहां जाना है? चल ना कहीं भी चलते हैं, जिधर मन किया निकल जाएंगे, तो तुम भटकते रहोगे। एक फिक्स्ड तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है, एम नहीं। कवि कहते हैं कि जो जीवन के लक्ष्य का पता रखता है ना, कि उसको जिंदगी में कहां तक जाना है,
वो मनुष्य रास्ते में आने वाले कई संकटों का भी सामना कर लेगा। अगर तुमको मालूम है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, तुमको पता है तुमको क्या करना है, तो तुम्हारे रास्ते में जितना भी स्ट्रगल आएगा, संकट आएगा, मुश्किलें आएगी, तुम उससे रुकोगे नहीं, तुम उससे डरोगे नहीं। एक दिन सफलता प्राप्त करोगे और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचकर इतिहास बनाओगे। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है, स्त्री ऐसी नहीं है, पुरुष ऐसा नहीं है जिसने बिना स्ट्रगल के लाइफ में सफलता प्राप्त की है। जब भी आपको कोई डराता है ना, कोई मारने आता है ना ऐसा, तो तुम पीछे हटते हो, सिकोड़ते हो अपने आप को। जब तुम प्रसन्न होते हो तो तुम फैल जाते हो। याद रखना, कोई व्यक्ति अगर बहुत खुश है ना तो वो इस तरह रहेगा, और कोई अगर दुखी है ना तो एक फिल्म देखना, दिल चाहता है, उसमें गाना था तन्हाई, तन्हाई। उसमें एक सीन था, आमिर खान रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे बेंच पे, सामने से ट्रेन जा रही है और आमिर खान का बॉडी लैंग्वेज देखो, उन्होंने हाथ पे हाथ ऐसा रखा है, उनके कंधे झुके हुए और ऐसा बैठे हुए, शोल्डर झुके हुए। जब तुम दुखी होते हो ना, उदास होते हो ना, तो ये बॉडी लैंग्वेज कहते हैं इसको। कभी पढ़ना है, स्वेट मॉडर्न की किताबें पढ़ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत काम किया है, उसमें ये सीन आता है। स्वेट मॉडर्न मैं दूंगा माँ, मेरे पास भंडार है, टेंशन मत। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। तुमको अगर ये देखना है कि कौन मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, उनकी गर्दन टेढ़ी है, थोड़ी गर्दन टेढ़ी होती है। जब तुम कोई बात ध्यान से सुनते हो ना, तो अपने आप तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। जब तुम कोई म्यूजिक सुनते हो, तुमको बहुत पसंद आता है, तो तुम ना में सिर हिलाते हो। गौर करो क्यों। जब भी कोई म्यूजिक कोई गा रहा है ना, कल वो कुमार सानू आए थे सारेगामापा में, और क्या खूबसूरत सिंगर है यार, मेरे को बहुत पसंद उनकी आवाज। और जब वो गा रहे थे ना, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं, तो हम लोग ऐसे यार, वो बोला सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे कि नहीं, और तुम ऐसे अबे नहीं बोल रहे हो, गाना पसंद कर रहे हो। जब भी तुम किसी चीज को पसंद करते हो ना, तुम्हारी गर्दन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि तुमको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कोई गा सकता है। अरे यार, ताजमहल देखा? क्या जगह है। नहीं। अरे यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये तेरी गर्लफ्रेंड है? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हाँ देखो ना, कहते ना, अजब तेरी कुदरत अजब तेरा खेल, छछुंदर के सर पर चमेली का तेल। क्योंकि बड़े लोगों के बच्चे ना पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, वो अपनी तरह स्ट्रांग नहीं होते। हम लोग क्या सुख दुख सब देख के बैठे ना, तकलीफें परेशानियां, उन लोग वो जिंदगी नहीं देख पाते। जरा सा भी झटका था ना उनके जीवन में, तो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो जाते, उन लोग इधर से हिल जाते हैं। बहुत, अरे क्या अनुभव है यार जीवन में, कितने लोगों को देखा है। स्लम एरिया के बच्चों को देखो, तुमको देखो, अपर लेवल को देखो और हाई क्लास को देखो, जमीन आसमान का फर्क। अंधेरी के एक स्टूडेंट में अपनी माँ से मिलाने मेरे को लेकर, मतलब अपनी माँ को लेकर आई थी, BMW से उतरी, मैं रिक्शा से उतरा, रास्ता क्रॉस किया, आ रहा था, पीछे से आवाज आई, समीर सर, ऐसा, और भागते हुए लड़की आई। फिर जैसे एज यूजुअल हो अंधेरी में ना, तुम लोग पैर पड़ोगे उन लोग गले लगते हैं, तो बोलती आइए मैं आपको किसी से मिलाऊं। मतलब कौन आया? बोलती मेरी मम्मा है। देखा तो शोफर उतरा, ड्राइवर उतरा, पीछे का से दरवाजा खोला, अंदर देखा मेरा माँ का से तो मॉडल है कोई। अरे वो मम्मी थी, मतलब अंधेरी वाली मम्मी। मेरे को थोड़ी देर तो समझा नहीं है, बोला तेरी मम्मी? भाई यस। तो वो हंसने लगी उसकी मम्मी, बोलती सर मेरी बेटी ने आपके बारे में बहुत सुना है। तो मैं तो क्या, हम लोग क्या नाला सपारा विराट में सही आप लोग करना। तो बोला थैंक यू मैम। बोले आइए कभी आप लंच पर आइएगा कभी, मेरे हस्बैंड भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। इस वक्त वो यूएस में है, लेकिन आप मार दो कल यूएस से आगे हाजिर। तो बोलती है तेरी सासू हरी भाई ले जाए, तो बोलती आइए कभी लंच पे आइएगा, हस्बैंड आने वाले हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जरूर जी। क्या बोलोगे भाई, BMW में बैठी वो मॉडल आंटी भाई, अब हम तो अरे वो अलग दुनिया है भाई, वो कभी फंसना नहीं है ग्लैमर में। जो उस ग्लैमर में फंसा ना, वो कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। प्रीति की राह पर चले आओ, वापस पढ़ो, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। भाई ये सब नाम है, शब्द है, लड़कियों के बारे में इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, तो प्रसन्न मत होए।
कवि के अनुसार मनुष्य सबके साथ प्यार से रहे और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे। कवि के अनुसार सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सबके लिए अपनाने योग्य सही मार्ग है। देखो कवि कहते हैं प्रीति की राह पर चले जाओ, प्यार से रहो ना। लोगों देखो क्या है ना, जीवन में इतना दुख और इतना संघर्ष है, यहाँ लोगों से प्यार करने का समय नहीं है, तुम लड़ाइयों में वक्त निकाल रहे हो। हिंदू मुसलमानों के दंगे हैं, दिगंबर श्वेतांबरों के झगड़े हैं, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के झगड़े हैं, काले आदमी और गोरे आदमी के झगड़े हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कलर डिस्क्रिमिनेशन है, इतना भेदभाव है। काहे के लिए भाई? लेखक कहते हैं, सॉरी कवि कहते हैं सबके साथ प्यार और अपनेपन का अच्छा व्यवहार करो, सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। हंसते गाते जिंदगी जी लो ना यार। अब तुम पैदा हो गए हो, तुम जन्म ले चुके हो, अब तुमको जिंदगी रोते हुए बितानी है या हंसते हुए, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम अपना जीवन कैसे गुजारना चाहते हो? तो अगर जीना ही है तो हंसते गाते जियो। आज किसी से प्रेम करते हो तो दीवाने हुए चले जाते हो, कल को ब्रेकअप हो जाता है तो उसी व्यक्ति को गाली देते हो। तो इसका मतलब क्या निकला कि तुम जिस रिश्ते में थे उस रिश्ते को तुम गाली दे रहे हो। गौर करो, जब तुम प्रेम में थे, है ना, तब तुमको वो भगवान दिख रहा था, देवी दिख रही थी। जब प्रेम टूटा तो तुम उसके लिए चीप वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बुरा भला कह रहे हो, रिश्ते को गाली दे रहे हो, तमाशा बना रहे हो। तो इसका मतलब है कि तुम इस रिश्ते में रहने के योग्य ही नहीं थे, तुम उस लायक ही नहीं थे कि उस रिश्ते को निभा सकते। अगर लायक होते तो फिर इस तरह की बात नहीं करते। मराठी में कहते हैं ना, हाँ हे बंद रेशमाचे। रिश्ता कैसा मालूम है? एक रेशम के धागे की तरह है, उसको बहुत संभालना पड़ता है। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, पत्नी को, पति को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, टीचर्स को, स्टूडेंट को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये रिश्ता कहते हैं ना, रिश्ते जपायचे असतात, संभालना पड़ता है, सहेजना पड़ता है। एक सीप के अंदर बंद मोती को देखना। मैं हर बार इस बात को मानता हूं, एक रिश्ता दो लोगों में होता है। एक रिश्ता दो लोगों में होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, पति पत्नी है ना, ये दो लोगों के रिश्ता है एक। जैसे दो टुकड़ों को जोड़कर सीप बनती है और सीप के अंदर मोती होता है, पर्ल होता है, राइट? तीसरे की गुंजाइश नहीं है वहां पर, इसको याद रखना। जिस दिन वो सीप खुल गया, मोती सबको दिखाई दी गई ना, लोग उसको चुरा लेंगे। मेरे शब्द ध्यान से सुनिए। जिस दिन वो सीप खुल गया, मोती दुनिया को दिख गया, वो मोती चुरा लिया जाएगा। अपने रिश्ते को दो लोगों तक सीमित रखो, तीसरे तक तमाशा मत बनाओ, क्योंकि जब भी तुम्हारा रिश्ता तुम दो लोगों से होकर तीसरे तक जाता है, वो वल्गर हो जाता है, अश्लील हो जाता है, तमाशा हो जाता है, रास्ते का एक पत्थर हो जाता है। उसको हमेशा याद रखना। तुम दोनों में झगड़ा हुआ है, अगर प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी में, दोनों सॉल्व करो मिलके। तीसरे का ओपिनियन वहां पर मैटर नहीं करना चाहिए। तीसरा क्यों कॉम्प्रोमाइज करवाएगा? तीसरा है कौन? वो अपना ओपिनियन देगा, वो अपनी सोच उसमें बीच में डालेगा, वो अपने विचार उसमें रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो सारा रिश्ता खराब हो जाएगा। वो रिश्ता जो है ना, मलिया मेट हो जाएगा। दो लोगों की बातें दो लोगों तक रखो। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो बिताए हुए प्राइवेट समय की बातें हैं वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, या सहेलियां अपने बॉयफ्रेंड की बातें अपनी सहेलियों से शेयर करती है। गलत कर रहे हो तुम। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ना। अब इसके बारे में मैंने तुमको वो प्राइवेट बातें बताई जो बोलने लायक नहीं थी। तुम मेरे फ्रेंड्स हो, ठीक है, तुमने सुना। अब कल को ये लड़की से मैं सगाई कर लूँ, शादी कर लूँ, अब ये मेरे घर की इज्जत है, मेरी पत्नी है, लेकिन तुम्हारे अंदर इमेज कौन सी बनी है मालूम है? वो जो मैंने इमेज क्रिएट की थी। अब तुम मेरी पत्नी को भी देखोगे ना, तो मेरी पत्नी के रूप में नहीं देखोगे, तुम उस लड़की को वैसे ही देखोगे जैसा मैंने तुम्हारे सामने उसको पहली बार प्रेजेंट किया था। तो मैंने क्या किया मालूम है? मैंने अपने घर की इज्जत को रास्ते का तमाशा बना दिया, बाजार में ले आया, रिश्ता गया। समझ पड़ी? कभी नहीं। अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में हो ना, तो तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहेगी, तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी। थर्ड पर्सन नहीं चाहिए लाइफ में। तीसरा जहां पर आएगा वहां पर भेद शुरू होता है, और इसको जीवन भर याद रखो। कवि मजाक की बात नहीं करे, कवि कहते हैं हमको अपने जीवन को ना हंसते खेलते मार्ग अपनाना चाहिए भाई, आगे बढ़ते रहना चाहिए, रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सबके लिए अपनाने योग्य बात है। कहां भेदभाव में पड़े हो, दुखों में पड़े हो, हंसते गाते चलो, प्रेम करो, जो आता है उसका स्वागत करो, जो जाता है उसको विदा करो। कहते ना, जो आता है उसके लिए नाश्ता और जो जाता है उसके लिए रास्ता तैयार रखो। सिंपल।
जो आता है उसको बड़े प्रेम से स्वागत करो, और जो जाना चाहता है उसको विदा कर दो। तुम रोकने की कोशिश करोगे, गाली गलौज करोगे, हिंसा करोगे, आंसू बहाओगे, दुख दर्द में बैठोगे, इतना समय नहीं है जीवन के पास। आज मरे कल दूसरा दिन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो जितना हो सकता है खुश रहने का प्रयत्न करो, खुशी खुशी जिंदगी को जीने का अवसर मिला है उसको खुशी खुशी बिताओ, ये कवि कहना चाहते हैं। क्लियर है? पक्का? चलो, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि के अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर कठिन समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। वे दोनों नए समाज का निर्माण कर सभी को समानता का अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे। देखिए, कवि कहते हैं स्त्री और पुरुषों को समान होना चाहिए, दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, दोनों साथ मिलकर आगे चलेंगे, समाज का ना हिस्सा बनेंगे, दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर नए समाज की रचना करेंगे। ये कवि कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को समान अधिकार है। अगर आप देखें, स्त्री और पुरुष दो अलग अलग शक्तियां हैं। जब दोनों शक्तियां मिलती है तब एक समाज का निर्माण होता है, एक घर का निर्माण होता है, एक देश और एक संसार का निर्माण होता है। इसीलिए हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं शिव के बारे में कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। बिना ताकत के ना शिव भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको पार्वती जी चाहिए, उनको शक्ति आदि देवी चाहिए, तब वो आदि देव बनेंगे। तो कवि इसीलिए उन्होंने एक बहुत सुंदर रूप दिखाया था शिव ने, अर्धांगिनी का मतलब अर्धनारीश्वर, अर्ध अंग। शिव की अर्धांगिनी कौन है? आधा अंग कौन है? पार्वती। तो दोनों को मिला के अर्धनारीश्वर का रूप बनता है। वो इक्वालिटी को बताता है, समानता को। और कवि यही कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष मिलकर कठिन समस्याओं को सुलझाने की दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, दोनों मिलकर नए समाज का निर्माण करेंगे और समानता का अधिकार दिलाने का प्रयत्न करेंगे, कार्य करेंगे। क्लियर? चलिए, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। जरा इसको समझना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, है नहीं? ध्यान से सुनना। कवि के अनुसार आए हुए समय यानी प्रेजेंट, वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय यानी अतीत, पास्ट अच्छा था। देखो, कवि कहते हैं ये जो आया हुआ टाइम है ना, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कहता है कि मेरा पास्ट अच्छा था। अभी हम क्या बात करें, अरे फंक्शन कितना अच्छा हुआ था ना, लेकिन जब फंक्शन हो रहा था वो प्रेजेंट था। समझ पड़ी? जब फंक्शन हो रहा था उस समय तुम प्रेजेंट थे ना, वर्तमान में थे, है ना? उस समय उपस्थित थे, उपलब्ध थे, वहां थे, वो प्रेजेंट टाइम था जो आज पास्ट हो गया। तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं कि पास्ट अच्छा था, बराबर। आज ये जो प्रेजेंट टाइम है, इसके बाद क्या आने वाला है? फ्यूचर, है ना? तो जिस दिन फ्यूचर होगा, ये प्रेजेंट भी तो पास्ट होगा ना। सिंपल है, प्रेजेंट बोल रहा है मेरा पास्ट अच्छा था, तो हमें इस प्रेजेंट में ऐसे काम करने चाहिए कि आने वाला फ्यूचर कहे कि हमारा पास्ट अच्छा था। कौन सा पास्ट? जो आज प्रेजेंट है। कल, आज, कल, दोबारा बोल रहा हूं, कोई चिंता की बात नहीं, कंफ्यूज मत होना। प्रेजेंट टाइम ये कह रहा है कि जो मेरा बीता हुआ समय है ना, पास्ट, वो अच्छा था। तो कवि कहते हैं हमें प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, महान उद्योग करने चाहिए कि कल को फ्यूचर जब आएगा तो फ्यूचर ये बोले कि हमारा पास्ट अच्छा था जो आज प्रेजेंट। क्लियर? वापस बोलूं? कंफ्यूजन है? अच्छा, इसको एक बार पढ़ लेता हूं, ध्यान से सुनना। कवि के अनुसार आए हुए समय, वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय, अतीत अच्छा था। उस समय जीवन के रास्तों पर साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। आया हुआ समय, वर्तमान कहता है कि आने वाले समय, भविष्य के लोग भी हमारा गुणगान करेंगे। वैसे ही हमारा बीता हुआ समय, अतीत भी गुणगान करने योग्य था। मतलब हमारा पास्ट गुणगान करने योग्य था, तारीफ करने के लायक था। प्रेजेंट में हम लोग ऐसा काम करेंगे कि आने वाला फ्यूचर ये कहेगा कि उनका पास्ट अच्छा था जो आज वर्तमान है, प्रेजेंट। क्लियर? पक्का? क्या लिखा? देखो, धन्यवाद।